मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज विकल्प और अध्ययन बिंदु पेज नंबर 23 वात्सल्य जो मूल्य है वहां से हम आरंभ करेंगे। कल विश्वास तक हमने किया था, तो थोड़ा वात्सल्य को देख लेते क्या है क्या नहीं है और कितनी आप लोगों की इसमें समझ बनी है। तो पहले किसी ने वात्सल्य किया था, उसकी कुछ पकड़ बन पाई है उनकी क्या? सर वात्सल्य हमारा मम्मी पापा के साथ होता है ना। मम्मी और पापा के साथ, बढ़िया। और वात्सल्य का ज्यादा मतलब होता है प्रोटेक्शन, जो पापा के साथ ज्यादा होती है मेनली, जो हमें लव रिलेशनशिप हम्म प्रोटेक्शन हमें बाहर की दुनिया से हमें पेरेंट्स लोग प्रोटेक्ट करते हैं। वो जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाला बिहेवियर होता है वो उनका वात्सल्य होता है, यानी कि उनका तुम्हारा हमारे मतलब मानना है प्रति वो। यहाँ पे जो, हाँ बिल्कुल सही है तुम्हारा, ये अभी तक मान्यता बनी है कि जो मम्मी पापा डांटते हैं, धमकाते हैं, समझाते हैं, वो वात्सल्य है। एम आई राइट? हाँ, उनकी वो जो चिंता होती है कि मतलब वो हमारी जो केयर गलत करते ना हैं। हो। हाँ, वही के का एक जो हार्ड पार्ट होता है दैट इज वात्सल्य। बढ़िया, ठीक है। अभी तक तुम्हारा ये जो यहाँ तक का लेवल है, इसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। शामली, तुम्हें क्या लगता है वात्सल्य क्या है? सर वात्सल्य जो है मतलब मम्मी पापा के साथ होता है, जो पापा हमारी जो सुरक्षा करते हैं वही वात्सल्य। बढ़िया। तो हम दो गुणों को एक साथ लेके चलते हैं, ममता और वात्सल्य, समझने में आसानी होगी। तो जब हम देखते हैं कि मानव शरीर और जीवन दोनों को मिलाते हैं तब एक मानव बनता है, और शरीर का जो पोषण है वो माँ का काम। शरीर का पोषण जो है वो ममता गुण है। ममता स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के लिए प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति, उत्सव की निरंतरता। प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति, अपने में दूसरे को प्रतिरूप के रूप में देख पाना। माई मोम आरती, आरती है ना ये? यस सर। तो आज बहुत बढ़िया टॉपिक है, सारी लड़कियां और लड़के हमारे साथ है, एक लड़का है, ये ममता और वात्सल्य मूल्य पर। माँ और पिता, इनको समझना। क्या है माँ? क्या जन्म देना मात्र ही माँ है? क्या अपने गर्भ से पैदा करना ही माँ का काम है, या इससे ज्यादा भी माँ कुछ है, और है तो क्या है? इसको समझना है, क्योंकि भविष्य में तुम भी माँ को भी माता और पिता बनना है। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि माँ है क्या, उसको देखना है। अभी माँ के जो कैरेक्टर है उसको हमने बहुत छोटा संकुचित कर दिया है। क्या देख पाते हैं जब हम माँ को देखते हैं, तो क्या दिख रहा है कि एक औरत है जिसने किसी बच्चे को जन्म दिया है, वो उस बच्चे की माँ है। अभी तक जन्म देना माता के लिए या ममता मूल्य के लिए आवश्यक माना जाता था। ममता किसकी है? माँ की। माँ कौन है? जिसने हमें जन्म दिया है। पीछे अध्यात्मवाद में भी कृष्णा के बारे में बोला गया है कि एक ने जन्म दिया, एक ने पाला। तो यहां पालने से भी जोड़ दिया। तो अब पालने वाली बात, तो पाल तो हम किसी को भी सकते हैं, उसके लिए भी हम माता के समान हो गए। अध्यात्म में ऐसा देखा जाता है। तो पालते समय ऐसी कौन सी अपेक्षाएं हैं पुत्र की माता से? एक पुत्र के रूप में एक बच्चा अपने मां से और पिता से क्या चाहता है, उस पर हम बात करेंगे। तुम सबकी माताएं हैं, पिता भी हैं, और तुम्हारे मम्मी पापा हैं, उनकी भी माता पिता थे। उन्होंने जो सीखा
वो एज इट इज तुम्हारे सामने रखा, बल्कि उसमें कुछ एडिशन नहीं किया। आज तुम सब बच्चे हो, अपने माता पिता के व्यवहार को और पड़ोस में जो अन्य माता पिता हैं या रिश्तेदारी में जो अन्य माता पिता हैं उनके व्यवहार को देखते हो, उनके तुलनात्मक अध्ययन करते हो और पाते हो कि कहाँ तुम्हारे मम्मी पापा ठीक हैं, कहाँ तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें गलत रखते। ऐसा कई बार आता है दिमाग में, भैया उसके मम्मी पापा को देखो, उसके मम्मी पापा ने ऐसा किया, उसके मम्मी पापा ने वैसा किया, हमारे मम्मी पापा ऐसा कर रहे, तो ये तुलना हम देख पा रहे हैं। फिर जब अपने बच्चों के साथ पालन पोषण की जिम्मेदारी आती है तो हम ये समझते हैं कि जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे साथ हमें अपने पालन में जो कमियां लगी, अपने बच्चों के साथ ऐसा ना हो पाए। जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि भाई बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। मेरे मम्मी पापा ने जिस प्रकार से मेरा पालन पोषण किया उससे कुछ बढ़िया मैं करना चाहता हूं, ऐसा रहता है। और ये बढ़िया किस दृष्टि में होता है? क्योंकि मानव शरीर को ही समझा है, जीवन को तो समझा नहीं। इसलिए जो शरीर संवेदनाओं को शांत करने के लिए जिन सुविधाओं की, जिन वस्तुओं की जरूरत थी, उनको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या लिविंग स्टैंडर्ड। उसी को बढ़ाते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। भैया जैसे मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे कहीं पर घुमा के नहीं लाए तो मैं अपने बच्चों को घुमाने लेके जाऊं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसा ऐसा नहीं करने दिया तो मैं अपने बच्चों को वैसा वैसा करने दूं। तो यहां संपूर्ण जो हिस्सा वो शरीर के लिए। अब यहां देखते क्या, ममता का अर्थ है बच्चे को पोषण देना, बच्चे का पोषण करना। पोषण तो मम्मी पापा अभी भी करते आ रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। जब बच्चा जिद करता है पिज्जा, पिज्जा खिलवा देते हैं। मार्केट में गया है चाउमीन खानी, चाउमीन खिलवा दिया, मोमोज खिला दिए। तो ये बात आ गई शरीर के पोषण। तो शरीर का पोषण हम जो कर रहे हैं उसको कर रहे हैं उसको खाना खिलाकर। तो जो हमारे पेट भरने का काम करता है, जो हमारी पुष्टि में सहायक है, उसको हमने कहा मां। जो हमारे शरीर का पोषण कर रही है। तो यहां देखना पड़ेगा शरीर का पोषण, क्या वर्तमान हालात में मम्मी पापा शरीर का पोषण कर रहे हैं? ना समझे में मम्मी पापा भी रेस्टोरेंट में बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, जंक फूड चल रहा है, साथ में कोक चल रही है, हमारे साथ भी चलता ही है। और कहीं ना कहीं वहां पर हम अपनी सेहत के साथ और बच्चों की सेहत के साथ समझौता करते हैं। और आप देख लो, जितने हाईटेक मम्मी पापा हैं, जहां दोनों ऑफिस में काम करते हैं, शाम को दोनों थके हुए आते हैं, खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती, बच्चों को लेके पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट पे, और क्या चलता है? पिज्जा पार्टी। और उनके शरीर की बनावट को देखो, उनकी हेल्दीनेस को देखो, कैसे है वो। मैं ये नहीं कहता कि सभी इस प्रकार के माता पिता, लेकिन मोस्टली ऐसे मोटे मोटे गोल मटोल से बच्चों को थोड़ा सा दौड़ा दो, उनकी सांसें चढ़ जाती है। तो यहां देखना पड़ेगा, क्या वो मां अपने बच्चे का पोषण कर रही है या वो अपने आप को काम से बचाने के लिए, थोड़ा काम से बचाने के लिए हल्का शब्द हो जाता है, या ये कहे कि वो भी पूरा दिन की थकी हुई है, अपने शरीर को थोड़ा सा आराम देने के लिए वो रेस्टोरेंट वगैरह में खा लेते हैं। हम भी खाई लेते हैं, आप लोग भी खाई लेते हैं। तो क्या ये रियल में पोषण है? तो यहां माता के साथ जो जुड़ता है वो एक शरीर का पोषण। कौन सा खाना? संतुलित आहार। तो पोषण कब होगा? जब बच्चे को संतुलित आहार मिलेगा। तो वो प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, अच्छे भोजन की व्यवस्था करते हैं, वो उसमें ममता का गुण, वहां ममता दिखती है। और ममता किसका गुण है? वैसे तो समझा जाता है कि मां, ममता मां में होती है, लेकिन यहां ममता पुत्र में भी दिखाई देती है, पुत्री में भी दिखाई देती है, बहन में भी दिखाई देती है, मां में तो होती ही है, पिता में भी दिखाई देती है, कई बार दादी और दादा में भी दिखाई देती है। तो वो प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे शरीर के पोषण में सहायक है, उसमें ममता गुण है। और ममता का अर्थ ही है शरीर का पोषण।
इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक अध्यात्म में शरीर को ही सब कुछ समझा गया था, तो शरीर का ही पोषण था। तो यहां मां शरीर का पोषण तो कर रही, उसके साथ अब मैं जब अपनी तरफ देखता हूं या मैं अपने बच्चे की तरफ देखता हूं, तो वो केवल शरीर नहीं है, जीवन भी है। तो शरीर के साथ जीवन का पोषण, जीवन का पोषण कैसे होगा भाई? शरीर का पोषण तो हमने उसको अच्छा अच्छा खाना खिला के कर दिया, शुद्ध शाकाहारी भोजन उसको खिलाया, ऑर्गेनिक फूड उसको खिलाया। बहुत बढ़िया, ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल नहीं हो पाता तो क्या करें, जो अभी मार्केट में है उसमें थोड़ा शुद्धता का ध्यान रखते हुए हम उसका पोषण कर ही सकते हैं। अब जीवन का पोषण कैसे होगा? अभी ध्यान देना, मम्मी पापा अपने अपने काम में बिजी है, बच्चों के लिए समय नहीं है। बच्चा सुबह स्कूल में, शाम को डे बोर्डिंग या ट्यूशन, शाम को मम्मी पापा एक साथ मिलते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। उस समय मम्मी पापा अपने अपने मोबाइल में और बच्चे अपने टीवी में या लैपटॉप में लगे रहते हैं। एंड इन द एब्सेंस ऑफ द पेरेंट्स, बच्चे क्या कर रहे हैं? वो घर पे या तो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल खेल रहे हैं, या ट्यूशन जा रहे हैं। तो यहां बच्चों के जीवन को क्या मिल रहा? उनके जीवन को कोई भी सार्थक वस्तु यहां से नहीं मिल पा रही है। वो केवल भरण और सुविधा संग्रह या सुख सुविधाओं में ही लगे हुए हैं। अब बच्चा कोई जिद करता है, आपने देखा ना, जहां दोनों मम्मी पापा कमाते हैं या एक भी कमाता है और थोड़ा सा उसका ब्योत होता है, तो बच्चे की डिमांड देखो क्या, आईफोन चाहिए। पापा के पास वो पुराने वाला कोई एंड्रॉइड टाइप का मोबाइल है, लेकिन बच्चे को क्या चाहिए? आईफोन। और अगर तुम्हारी डिमांड है आईफोन की, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं दिला रहे, तो तुम्हारे मन में क्या है कि जब मैं मम्मी पापा बनूंगी ना, तब मैं अपने बच्चों को कोई कमी नहीं होने दूंगी, उनको आईफोन दिलाऊंगी। तब तक कुछ और फोन आ जाएगा। तो जीवन के पोषण के लिए यहां मुझे नहीं लगता कुछ काम हो रहा। सारा शरीर संवेदनाओं को शांत करने के लिए ये सब इतना काम हो रहा। अभी मम्मी पापा उसके जीवन के पोषण के लिए, वैसे जीवन को क्या चाहिए पोषण के लिए, उसको समझ लेते हैं। जीवन को पोषण के लिए चाहिए ज्ञान। और अभी तक भ्रमित अवस्था में ज्ञान क्या है? उसको टेबल से मैंने सिखा देंगे, टेबल से बैठ के कैसे खाना खाना है, चम्मच उसकी क्या नाम था अपना, प्लेट की आवाज नहीं आनी चाहिए, मुंह में खाना ऐसे, खाना खाते समय बोलना नहीं है, हंसना नहीं है, मुंह खोल के नहीं खाना है, चबा चबा के मुंह बंद करके खाना है। इस टाइप को हम क्या समझ रहे ज्ञान? उसको समाज में जिस प्रकार से रहना है वो सिखा रहे हैं। और फिर क्या सिखाते हैं? कई बार ये समाज बड़ा गंदा है, बाहर निकलोगे तब पता लगेगा, आटे दाल का भाव मालूम होगा, इस प्रकार की बातें भी आती है। तो यहां अभी जो ज्ञान दिया जा रहा है वो इस भ्रमित समाज का ज्ञान दिया जा रहा है कि इस भ्रमित समाज में जीना कैसे है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अभी हम समझ चुके हैं कि ये ज्ञान नहीं, ज्ञान तो वही 3 ज्ञान है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। मुझे ये जरूरी नहीं कि बच्चा खाना टेबल में, उसके जो टेबल बोल गया हमें, प्लेट में और चम्मच में उसकी टकराहट की आवाज आ रही है, उस आवाज से कोई मैटर नहीं, वो आएगी चलेगा। लेकिन संबंधों में टकराहट होगी, वो नहीं चलेगा। भाई बहन में टकरावट है, माता पिता में टकरावट है, तो ये टकरावट नहीं चलेगी। ये जो टकराव है ये नहीं चलेगा। प्लेट की आवाज छोड़ दो, संबंधों में जो आवाजें आती है उसको देखना है। और ध्यान रखना, ये एकदम से होने वाली चीज नहीं है। और आजकल के बड़े जो बच्चे हैं बड़े अलर्ट हो गए, वो तो देखते हैं कि माँ बाप तमीज से बात कर रहे, प्यार से बात कर रहे, समझाने के रूप में आ गए हैं। कई बार मैं अपने बच्चों के साथ देखता हूं, तो जब मैं प्यार से बात करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो उनकी उद्दंडताएं बढ़ जाती है। उनको लगता है कि पापा तो कुछ बोलेंगे नहीं, ये तो जीवन विद्या वाले हो गए। और फिर बातों को इग्नोर करना, जो काम कहा गया है उसको इग्नोर करना, इस प्रकार की घटनाएं देखी जा सकती। तो फिर वहां सही बात है, फिर पुराने वाला पापा बनना पड़ता है, डांटना पीटना धमकाना ये सब चलना पड़ता है। क्योंकि मैं आज भले ही जीवन विद्या से जुड़ा हूं, लेकिन परिवार तो नहीं जुड़ा ना।
उनकी उतनी समझ नहीं हो पाई है, तो उनके साथ कैसे किया जाए? तो उनके साथ तो अभी सामान्य अवस्था में नियम और व्यवस्था के स्वरूप में जीना पड़ेगा। तो कई बार थोड़ा सा उनके साथ सख्त होना पड़ता है, कठोर होना पड़ता है। कई बार तुम्हारे साथ में बीच में मुझे एक दिन कठोर होना पड़ा, क्लास को बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि किसी के हाथ में कॉपी किताब नहीं थी। अब किस किस के हाथ में कॉपी किताब है? तो मेरे शानवी और माही के तो एज यूजुअल माही के है। श्याम तो हाथ जोड़ रहा है या नहीं है श्याम? मेरे भी है सर, वो हाथ ऊपर करने वाला मिला ही नहीं तो ये जोड़ दिया वैसे मैंने। कोई बात नहीं। आरती तो हम बोलते नहीं, आरती कभी कभी आती। तो ये चीज ध्यान, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कब कौन सी एक अधिक अलग से बात आ जाए, कोई नई बात आ जाए, उसको नोट भी करना है। क्योंकि हम मानव है, सुपर कंप्यूटर नहीं है कि हर चीज एक बार जो मेमोरी में सेव होगी वो तुरंत क्लिक करते ही सामने आ जाएगी। अटकाव रहता है। तो लिखा हुआ होगा तो पढ़ने में काम आएगा। अभी मैंने बताया था ना कि 2 दिन पहले महेंद्र भाई का फोन आया था जब हम क्लास ले रहे थे। वो इसीलिए था क्योंकि मैंने कुछ चीजें लिखी हुई थी, और जो चीजें लिखी हुई थी मूल्यों पर ही थी। वहां एक टकराव सा आपस में हो रहा था, ये या ये। तो सुबह पूरा दिन 1.5 घंटा योगेश भाई के साथ चर्चा हुई, शाम को लगभग पौना घंटा महेंद्र भाई के साथ हुई। तो जो चीजें थी वो सही निकल के आई। तो लिखा हुआ अपने पास होता है तो बेटर होता, थोड़ा बहुत लिख लिया करो। कई बार मैं लिखवाता हूँ, फिर मैं बाद में कहता नहीं ऐसा नहीं, तो तुम मुझे टोक सकते हो। कुछ बातें किसी एक विशेष संदर्भ में कही जाती है, दूसरे संदर्भ में थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्योंकि अब जब हम मूल्यों की बात करेंगे तो समझाने के लिए मैं बिल्कुल लाइट मोड से आपको लूंगा। आगे जब ये मूल्य दोबारा आएगा तो कुछ नई चीजें एडिशन होगी। जैसे अभी बताया कि माता और पिता का गुण है वात्सल्य, बिल्कुल कुछ कनेक्ट हुआ। अब आगे देखते हैं। तो अब यहां हमने देखा शरीर का पोषण भोजन के द्वारा और जीवन का पोषण ज्ञान के द्वारा, यानी सही शिक्षा उसको देकर। तो अब शिक्षा कौन सी? तो मानवीय शिक्षा देनी है, इतना ही है। और ये एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो पेरेंट्स को भी नहीं पता कि मानवीय शिक्षा कोई वस्तु है, या मानवीय शिक्षा भी कोई शिक्षा है जिसके द्वारा बच्चों को संबंधों में जीना आता है, समाज में जीना आता है। ऐसा नहीं पता। तुम्हें पता है तो हो सकता है आने वाले समय में तुम अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे पाओ, लेकिन कब दे पाओगे? जब तुम्हें खुद उसकी जानकारी हो। तो जो ममता है, ममता में माता का दायित्व है, और दायित्व का मतलब भी है देना। तो मां के क्या दायित्व है? मां का दायित्व है पोषण। किसका पोषण? शरीर का पोषण और जीवन का पोषण। तो मैं ढोल रखना बेटा एक बार। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? ठीक है, बढ़िया। तो दोनों दायित्व है। ममता गुण में भी दायित्व है, यानी और जो वात्सल्य है उसमें भी। तो ममता में पोषण है शरीर और जीवन का, इसको देखना है। ममता का क्या है? ममता स्वयं में स्वयं से स्वयं के लिए प्रतिरूपता सहज स्वीकृति, यानी मैं जैसी हूं वैसी अपनी पुत्री को बना पाऊं, अपना प्रतिरूप तैयार कर पाऊं, इसकी सहज स्वीकृति है। और आनंद के साथ, उत्सव के साथ उसकी निरंतरता है कि उम्र के हर एक मुकाम पर मैं उसका पोषण करती रहूं। हमारे उम्र में कई ऐसे मुकाम आते हैं, जो बड़े हैं वो समझते हैं कि कुछ हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं,
तो माँ अपनी बेटी को समझाती है कि भी हार्मोनिकल चेंजेस और इसमें ऐसे करना है। ऐसे ही पिता भी अपने पुत्र को समझाता है, लेकिन कौन समझाएगा? जो समझा हुआ होगा। तो दायित्व का भाव। तो इसमें ममता में क्या है? ममता उदार होती है। ममता में केवल दायित्व है, वो दे रही है, लेने की अपेक्षा नहीं। और ये ममता केवल उस मां का नहीं जिसने पेट से जन्म दिया है, वही मां ने। आज मां मेरा पोषण कर रही है शरीर का और जीवन का। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं बिस्तर पर आ जाऊंगा, ध्यान रखना, जीवन का वही स्टैंडर्ड, वही स्तर चलता रहता है। शायद रुक जाओ बेटा, घर पे कोई आया है। आज 1 मिनट रुकना, होल्ड कर। प्रेस वाला आ गया था, कपड़े देने थे, इसलिए रुकावट के लिए खेद। तो अब उदारता का क्या मतलब है? उदार हो गया मतलब मैं केवल देने के भाव में हूं, मैं लेने के भाव में नहीं हूं। उदारता के लिए बाबत लिखा है, प्रतिफलापेक्षा विहीन कर्तव्य दायित्व वहन, तन मन धन अर्पण करना। जो मेरे पास धन है, जो मेरे पास मन है, तन मन धन का अर्पण करना, देना। यह लेना नहीं है। कोई माँ बाप अपने बच्चों की इसलिए पालन नहीं करता कि उनको उनसे कुछ लेना है, लेकिन फिर भी बच्चे इसको समझते हैं, देखते हैं, उसको जीते हैं। अब इसमें क्या कहा है? ये जो गुण है, ये केवल माँ का गुण नहीं है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। जब मैं बूढ़ा हो गया, मैं बिस्तर पर आ गया, एक चीज देखना, बच्चा छोटा पैदा होता है, उसको माँ बेड पर ही खिलाती है, वो लैट्रिन बाथरूम चारपाई के ऊपर ही करता है। यही हालात बुढ़ापे में माँ बाप की होती है। वो बेड रिडन हो जाते हैं, डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बोल दिया है, कोई बीमारी हो गई, कोई चोट लग गई, और उनसे उठकर चला नहीं जाता। के बच्चे, कौन से बच्चे? जिनमें कृतज्ञता का भाव है, जिनको माँ बाप ने जीवन और शरीर का पोषण किया है, वो बच्चे। आज वाले बच्चे नहीं। आज वाले बच्चों की तो हालत ये है कि सब अपने कैरियर के चक्कर में बाहर भाग रहे हैं। जो गांव वाले हैं वो दिल्ली आ रहे हैं, गांव आ रहे हैं, और जो दिल्ली और गुड़गांव वाले हैं वो हैदराबाद जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, या देश से बाहर जा रहे हैं। तो ये बच्चे कभी हमारी मदद कर पाएंगे ममता रूप में? वो मुझे नहीं लगता कि ये भी संभव है, क्योंकि जब यहाँ माँ बीमार पड़ी है, बच्चा वहां अमेरिका में बैठा है, केवल पैसे भेज रहा है, दिखाने के लिए पड़ोसी काम आते। तो अगर हम अपने बच्चों के शरीर और जीवन का सही से पोषण करेंगे, समझाएंगे, मूल्यों की जानकारी होगी, कर्तव्य और दायित्व का जब वो वहन करेंगे, कब करेंगे? जब जानकारी हो। तो ममता जो गुण है, ये स्थापित मूल्य है,
इसका जो शिष्ट मूल्य है वो उदारता है, और उदारता में मनुष्य देने के भाव में होता है, उसको लेने की अपेक्षा नहीं होती। इसी प्रकार जब एक समझदार पुत्र अपनी बूढ़ी माँ, बूढ़े पिता की सेवा करता है, वो लेने के भाव में नहीं। और यह समझना चाहिए कि जब मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मेरे पुत्र पुत्री भी मुझे वो सेवा कार्य करते हुए देख रहे हैं। यहां से एक परंपरा चल रही है, चलेगी। जब मेरे बच्चे मुझे देखेंगे कि मैं अपने माता पिता की सेवा बुढ़ापे में कर रहा हूं, उनकी दवाइयां, उनकी तबीयत का ध्यान रख रहा हूं, तो क्या ये मेरे बच्चों तक ट्रांसफर नहीं होगा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा वो भी मेरी सेवा करेंगी? उल्टा हो क्या रहा है आज के समय? जैसे ही मम्मी पापा को आवश्यकता होती है, या तो उसे वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है, या उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। पूरा दिन तड़पती रहती है माँ, दवा दिलाने वाला कोई नहीं। तो क्या उस बेटे के पुत्र पुत्री नहीं देखते कि मेरा पिता या मेरी मम्मी मेरी दादी के साथ, नानी के साथ, दादाजी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? देख रहे हैं। और जैसा बीज डाला जाएगा वैसा ही फल आएगा। आज जो हम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था, बच्चे केवल बताने या समझाने से ही नहीं समझते, बहुत सारी चीजें वो देखकर भी समझते हैं। तो ये आप लोगों के साथ जो संवाद हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी अपने माता पिता की चीजों को समझो, उनके विचारों को समझो, उनके भावों को समझो। इससे होगा ये कि तुम्हें अपने बच्चों के साथ ज्यादा मेहनत नहीं करनी। स्टार्टिंग में उनमें अगर मूल्यों की स्थापना हो गई, ये मूल्य उनके जीवन में स्थापित हो गए, तो शिक्षता में तुम इनका जो परिणाम है, जो प्रभाव है, जो एक्सपीरियंस है वो देखो। अब बात आती है वात्सल्य की। अभ्युदय सर्वोत्तम की समाधान के अर्थ में पोषण और संरक्षण। यहां जो शरीर के पोषण की जिम्मेदारी है, अभी तक ऐसा समझा जाता था कि माता की, और जीवन के पोषण की जिम्मेदारी पिता की। पिता बच्चों को समझदार बनाता है, उनको ज्ञान देता है, और साथ ही उनका संरक्षण करता है कि उन्हें किसी प्रकार का बाहरी आवरण, बाहरी छल प्रभावित ना करे। तो माता और पिता का दोनों का जो कार्य है वो शरीर और जीवन का पोषण करना, और पिता का संरक्षण करना है। तो अब पिता में क्या होती है? जैसे माता की उदारता थी, वात्सल्य में पिता में क्या होता है? देखो, ये अभी हमने केवल समझाने के लिए माता और पिता का यूज किया है। पिता में भी ममता गुण होता है। जब मम्मी बीमार पड़ती है तो सारे घर के पोषण की जिम्मेदारी पिता लेता है, या बड़ी बहन लेती है, या भाई लेता है, दादी लेती है। जो भी हमारे शरीर की पोषण की जिम्मेदारी ले रहा है, स्त्री हो या पुरुष हो, भाई हो बहन हो, वो ममता मूल्य को ही प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए उसे हम मां की संज्ञा दे सकते हैं। मेरे स्कूल में एक चाय बनाने वाली बहन है, कई बार मैं लंच लेकर नहीं जाता तो कहती भैया आप मेरे साथ खाना खा लो। तो वो मेरे शरीर का पोषण कर रही है, वो मेरी मां के समान ही ममता मूल्य वहां पर उनका झलकता है। कई बार जब मैं अपना खाना लेकर नहीं आया और मैं तुम्हारा खाना तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूं, या तुम मेरे शरीर की पालन की पोषण की जिम्मेदारी ले रही हो, ममता रूप में हो, यहाँ उम्र का कोई फर्क नहीं। तो अब जो पिता है वात्सल्य में, जो वात्सल्य का जो शिष्ट मूल्य है वह है सहजता, यथा स्थिति सहज, स्वयं में विश्वास। यानी जैसी स्थिति है उसमें हर परिपेक्ष में, हर स्थिति में स्वयं के प्रति विश्वास। जो हमने मानव के 5 गुण बताए, समाधानित व्यक्ति के 5 गुण बताए थे, वही स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, उत्पादन में स्वावलंबी। ये 5 गुण पिता के वात्सल्य के, ये 5 गुण उसके व्यवहार से चलते हैं। जब पिता के व्यवहार में स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो उसकी संतानों में भी स्वयं के प्रति विश्वास होगा। जब पिता में श्रेष्ठता का सम्मान होगा तो उसके बच्चे भी आगे चलकर श्रेष्ठ का सम्मान करेंगे। जब पिता अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन बनाए रखता है
यानी वो कहीं भी अहंकार से पीड़ित नहीं होता, उसके पुत्रों में भी अहंकार नहीं आएगा। साथ ही वह व्यवहार में सामाजिक होगा तो बच्चे भी व्यवहार में सामाजिक हुए। आजकल हम देखते हैं ना माँ बाप का बिहेव कैसा होता है। माँ बाप ऐसे हैं जो हर किसी से झगड़ कर चलते हैं। उनके बच्चों को देखा, उनके बच्चे भी झगड़ा करते हुए गली से निकलते हैं। और ऐसे व्यक्ति उत्पादन में स्वावलंबी होते हैं, यानी वो वस्तुओं का जब उत्पादन करते हैं तो स्वावलंबी है, अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार वो उत्पादन कर देते हैं। तो आज हमने यहाँ पे बहुगुणों को समझा, वात्सल्य को और ममता को। इसमें अगर किसी को अभी तक कोई डाउट है तो बताए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अगला मूल्य है सम्मान। कई बार अलग अलग प्रबोधक भाई इनको अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा सा आगे पीछे समझाने के कि आपकी स्थिति को देखकर एक भ्रमित मानव जो मूल्य को समझता ही नहीं तो समझाएगा तो करेक्ट करने के लिए इनको थोड़ा आगे पीछे कर सकता है। तो यहाँ एक मूल्य आता है, कई बार इसको हम विश्वास मूल्य के बाद लेते हैं, लेकिन बाबा जी ने बिल्कुल सही क्रम दिया है, इसी क्रम के अनुसार चलते हैं। तो ये मूल्य है सम्मान। सम्मान को मैं आगे बढ़ाने से पहले आपसे समझना चाहूंगा कि अभी तक आपने सम्मान को क्या समझा है। कुछ बच्चों ने शिविर कर लिए हैं, वो हो सकता है आपको थोड़ी सी चलत हो, या हो सकता है कि याद ना रहा हो, तो अभी याद आ जाएगा। सम्मान क्या है इस विषय में कौन बताना चाहेगा? आप खड़ा कीजिए। नहीं तो मुझे पूछना पड़ेगा। हाँ, सर अच्छे से बात करना। ये अच्छे से बात करना सम्मान है, ठीक है। अच्छे से बात करना, पैर छूना। पैर छूना सम्मान है, बहुत बढ़िया। सर वो सम्मान के तरीके हो गए। सम्मान का मतलब होता है कि अपने से बड़े का आदर और छोटों को स्नेह, वो भाव, उस भाव को बनाए रखना, वो सम्मान हो जाता है। तो तुमने यहाँ पे बड़ों के साथ छोटों को भी शामिल कर दिया, इसको रिपीट करो एक बार। सर बड़ों का आदर और छोटों के प्रति स्नेह का भाव रखना सम्मान है। वेरी तो वहाँ गुड। पे छोटों का भी सम्मान होगा। हाँ, मतलब सम्मान केवल बड़ों का नहीं है, अभी तक हमने यही सीखा था, बड़ों का सम्मान करो और छोटों को डांटो, धमकाओ, पीटो। नहीं, तो यहाँ एक नई बात तो समझ में आई, जो स्नेहा समझ पाई है कि सम्मान छोटे और बड़ों सबको चाहिए। बढ़िया। और श्याम ने भी बताया कि पैर छूना, नमस्ते करना, है ना। कोई घर पे आ जाए तो चाय पिला देना, ये भी सम्मान। क्यों श्याम? हो सकता है। गुड। तो शानवी, तुम्हारा क्या मानना है सम्मान के प्रति? सर ये जो पैर छूना वगैरह ये तो वैसे मतलब क्या कहते हैं सम्मान करने का तरीका हो गया। हाँ ये वही तरीका हो गया ये तो। जो असली सम्मान है मतलब हमें जो जैसे बड़े हैं तो उनकी भूमिका जैसे उन्होंने निभाई है वो चीज उनको समझना, और जो छोटे मतलब हमारी जो समझ में क्या सहयोग कर पा रहे उनकी भूमिका मतलब देख पाना, वही सम्मान है। बढ़िया। माही, बताइए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। सम्मान क्या है? सर जैसे मतलब अभी शाम ने बताया कि मतलब पैर छूना और मतलब ये सब, तो ये तो अपने अपने कल्चर में भी आ जाता है ना, कि जैसे किसी का कल्चर है मतलब बड़ों के पैर छूना। बढ़िया। ये तुम्हारी समझ अभी तक सम्मान को लेके। थोड़ी इसी समझ का अब हम विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जागृति की तरफ देखते हैं। पहली बात तो ये है कि पैर छूना। कई बार तुम देखते हो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी बुआ जी की, फूफा जी की या मामा जी की चुगलियां करते रहते हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ठीक से काम नहीं आती, कभी समय पर काम नहीं आई, हमने उसका इतना किया, उसने हमारा कुछ नहीं किया। किसी भी रिश्तेदार के संबंध में हम ऐसी बातें घर में आमतौर पर सुनते हैं। एम आई राइट? जैसे वही रिश्तेदार जब कभी घर पे आ जाता है
और मम्मी कहती अरे बुआ जी आगे पैर छुओ, और आप छूते हो। बुआ जी भी सर पे हाथ करके दांतों को निकालते हुए ही करते हुए, अरे मेरा बेटा आ गया, गले से लगाती, सर पर हाथ रखती है। क्या ये सम्मान है? शाम को ही बुआ जी की बात हो रही थी, एक नंबर की तेज औरत है, हमेशा अपने बारे में सोचती है, भाइयों का कभी किया ही नहीं, सारा सब कुछ लेके बैठ गई। इस प्रकार की बातें हम घरों में सुनते हैं। और उसी बुआ के, वो जो मम्मी शाम को चुगली कर रही थी, जो पापा अपनी बहन के बारे में बोल रहे थे, वही पापा कह रहे हैं अरे बुआ जी आगे पैर छुओ, चलो बुआ जी का थैला पकड़ के अंदर रखो। सम्मान है? दिखावा। और पैर छू के हम क्या कर रहे हैं? दिखावा ही कर रहे हैं कायदे से तो। और इसी को हमने सम्मान समझ लिया, हाँ। और समझे हुआ ही समझाने के काम आएगा, यही हम अपने बच्चों को लेके जाएंगे। और यहां से भ्रम की परंपरा बनी हुई है, इसी परंपरा को तोड़ना है। तो पहले एक हल्के से चालू करते हैं सम्मान के लिए। सम्मान का मतलब है जो जैसा है उसका वैसा मान। पहली बात तो हर एक आदमी समझना चाहता है, छोटा हो या बड़ा। हर एक आदमी सुख से जीना चाहता है, हर एक आदमी संपन्न होना चाहता है, समृद्धि चाहता है, समाधान चाहता है। इतना तो क्लियर है ही। तो यहां देखिए तो हर मानव समान है, किसी का भी अवमूल्यन या अधिमूल्यन ना करना। कई को देखे ना, बिल्कुल उसके चापलूसी में लग जाते हैं, बॉस है, अरे सर आप तो बहुत बढ़िया, अरे सर क्या कमीज लग रही है आपकी, क्या शर्ट लग रही है। वो सामने वाला भी समझ रहा है कि चापलूसी में लगा हुआ है। एक तो ये, इसको सम्मान कहेंगे। या एक मेरा नौकर है लेकिन बहुत अच्छा इंसान है, और मैं बार बार उसको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, कभी वो मुझसे आगे ना निकल जाए। आमतौर पर आजकल के ऑफिस में होता है, एक बॉस अपने ऐसे कर्मचारी को जो उससे थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट है, उसको आगे नहीं आने देता, उसके आइडियाज को चुराकर अपने इमीडिएट बॉस पे डालता प्रभाव। काम कोई और कर रहा है, उसकी वाहवाही को और ले रहा है। तो क्या ये सम्मान है? और आजकल ऐसा हो रहा है, और हमने इसको सम्मान समझ लिया है कि मैं ऐसे व्यक्ति से जिससे मुझे काम निकलवाना है उसकी तारीफें करता हूं, और जो मुझसे नीचे है वो कभी मुझसे आगे ना हो जाए इसलिए उसको डरा के, धमका के, डांट के रखता हूं, और उसके आइडियाज का यूज करता हूं, उसका शोषण करता हूं। और फिर मैं साल में उसको एक इंक्रीमेंट दे देता हूं, उसके लिए एक मेडल दे देता हूं, लो भाई तुमने इतनी मेहनत की, तुम्हारी ट्रॉफी। क्या ये सम्मान है? लेकिन भ्रमित अवस्था में इसी को सम्मान समझ रहे हैं। सम्मान क्या बताते हैं? व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में श्रेष्ठता, सहज प्रमाण की पहचान। जो मुझसे श्रेष्ठ है उसकी श्रेष्ठता को समझते हुए सम्मान किसका? श्रेष्ठ का। निष्ठ का भी अपमान नहीं है। दो चीजें हैं, जो मुझसे आगे है वो श्रेष्ठ है, जो मुझसे नीचे है वो निष्ठ। तो मुझे प्रयास करना है जो निष्ठ है उसको श्रेष्ठ बनाना, और जो श्रेष्ठ है उसके जैसा श्रेष्ठ बनना। यह व्यक्ति अपने पर भी काम कर रहा है और अपने से नेफ्ट वाले पर भी काम कर रहा है। मेरे घर में भाई बहन हैं, वो नहीं समझे हैं, उनको समझाना। मेरी आने वाली संतानें हैं, उनको समझाना। ये क्या है? सम्मान। तो व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में श्रेष्ठता, सहज प्रभाव, प्रमाण को पहचानना, स्वीकार करना और प्रमाणित होने की प्रवृत्ति। यानी जो मुझसे श्रेष्ठ है उसका सम्मान होगा, उसकी प्रवृत्तियों को, उसके आदतों को, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को पहचानना और वैसा ही आचरण करना। यानी मैं कहता ना, मैं अपने पिता का सम्मान करता हूं, इसका अर्थ ये है कि मेरे पिता में जो जो चीजें मुझे अच्छी लग रही है मैं उन सबको अपना लूं। मैं अपने गुरु का सम्मान करता हूं, तो गुरु में जो भी अच्छाइयां उनको अपना लूं, गुरु जैसा बन जाऊं। जिसको मैंने श्रेष्ठ समझा है उस श्रेष्ठता को मैं अपने आचरण में ले आऊं। यह है सम्मान।
हम किसी को सम्मान, हम महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं, इसका मतलब क्या है? महात्मा गांधी जैसा बनना, ये सम्मान है। समझ पा रहे हो? क्लियर है? सम्मान का अर्थ है श्रेष्ठता के प्रति श्रेष्ठ का आचरण करना। जो मुझसे श्रेष्ठ है वैसा बनना, और जो मुझसे नेष्ट है, किसी को लग रहा है कोई मुझे अपना श्रेष्ठ मान रहा है, मैं उसको भी अपने जैसा बना दूं, ये सम्मान। और यहां इसमें छोटा बड़ा नहीं, ये सबको एक समान कर दिया। सबको जागृति के अर्थ में श्रेष्ठता की तरफ लेकर जाना ही सम्मान। ये जागृति के अर्थ में श्रेष्ठता की तरफ बढ़ना, श्रेष्ठता की कदम, जो श्रेष्ठता की तरफ कदम बढ़ाना, ये सम्मान है। इसको जब हमने पहली बार शिविर किया था, ये देखिए उसके नोट्स मेरे पास दिया है, मैं आज खोल के बैठा हुआ हूं। इसमें लिखा है अपना और दूसरे का सही आकलन, यानी मैं कहां खड़ा हूं, अपना और दूसरे का मूल्यांकन मैं अपने से छोटे वाले का करता हूं, बड़े वाले को मैं आकलन देखता हूं, उसका व्यवहार देखता हूं कि वो मुझसे आगे है, मुझे वैसे ही बनना। सबको समान मानना, इसमें हम जीवन की योग्यता व क्षमता दोनों का आकलन करते हैं। जो श्रेष्ठ है वो शरीर में मुझसे श्रेष्ठ हो सकता है और ज्ञान में मुझसे श्रेष्ठ हो सकता है। अगर किसी का शरीर स्वस्थ है और मैं अपने शरीर को भी वैसा ही जो है स्वस्थ बनाना चाहता हूं, तो ये भी सम्मान, उसके शरीर के प्रति भी सम्मान है, जीवन के प्रति भी सम्मान, उसमें कुछ अच्छी आदतें, आदतों को अपनाना, ये भी सम्मान। हम सब में इच्छा विचार आशा हमेशा चलती रहती है, सबको समान समझ पाना, हम सब सुखी होना चाहते हैं, कौन कहां किस लेवल पर है, किस क्षमता योग्यता के साथ जी रहा है, ये आकलन मूल्यांकन है। मूल्यांकन श्रेष्ठ करता है, आकलन सब करते हैं। दो चीजें आई, मूल्यांकन बड़ा छोटे का करता है कि अभी किस लेवल पर है और उसको कैसे इस लेवल तक लाया जाए, और आकलन कोई भी किसी का कर पाता है। आकलन देखकर होता है वो सही से जी पा रहा है, वो सुख से जी पा रहा है, वो समझ से जी पा रहा है, ये दिखाई देता है। तो श्रेष्ठ का आकलन करते हुए, निष्ठ का मूल्यांकन करते हुए, जागृति के लिए सबको प्रेरित करना, जागृति के लिए प्रेरित होना, ये सम्मान है। और सम्मान का जो मूल्य है, जो सम्मान मूल्य है, ये स्थापित मूल्य है, इसका जो शिष्ट मूल्य है वो सौहार्दता, स्पष्टता से मूल्यांकन, क्रियाकलाप में स्पष्टता, सार्थकता। यानी जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो स्पष्ट होना चाहिए, आकलन कर रहे हैं स्पष्ट होना चाहिए। भ्रमित अवस्था में भी तो हम किसी को सम्मान दे ही रहे हैं ना। किसको दे रहे हैं? जिसको दे रहे हैं उसके जैसा बनना चाहते हैं। मैं अपने सर को देखता हूं, भैया स्कूल से डेली टाइम पे रहे, उसके प्रति सम्मान है। अभी मैं एक टीचर से बात कर रहा था, वो मेरे पुराने स्कूल में थे और वो नए स्कूल में मुझसे पहले ट्रांसफर होके 2 साल पहले आ गए थे। तो जब हम बात कर रहे थे तो मैं कह रहा था यार मैं तुम्हें बड़ा याद करता हूँ। मैं कहा सर मुझे क्यों याद करते हो? मैं कहा यार जब मैं स्कूल में देखता ना था ना, तुम इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिसने कभी भी अपनी क्लास नहीं छोड़ी। आप हमेशा अपनी क्लास पर समय से गए हो और समय से वापस आए। आपने अपने बच्चों को जो भी कुछ ज्ञान आपके अंदर है अच्छे से डिलीवर किया, तो यार आपका सम्मान। तो अभी देखो मैं सम्मान किस चीज का कर रहा हूं, उसकी अच्छाई का, उसकी श्रेष्ठता का, या उसकी कमियों का? क्या लगता है सम्मान किसका हो रहा है? अच्छा सर उसकी योगा। अच्छी चीज उसकी अच्छाइयों का, उसकी श्रेष्ठता का। और सम्मानित होने का मतलब है कि मैं भी पूरा प्रयास करूं कि मैं भी अपनी क्लास में हर रोज समय पर जाऊं, कोई भी क्लास बंक ना करूं और बच्चों के साथ घुल मिलकर रहूं। तो ये सम्मान है। खाली कहने से सम्मान नहीं होगा, सम्मान व्यवहार में दिखेगा भी। तो क्या आएगी? सौहार्दता आएगी। सौहार्दता में क्या है? स्पष्टता से मूल्यांकन, क्रियाकलाप में स्पष्टता और सार्थकता। यानी मेरा जो भी कार्यकलाप होगा वो सार्थकता के लिए होगा, सही के लिए होगा। समझ पा रहे हैं इसको? और जो अगला मूल्य है वो स्नेह। जी सर आपने मूल्यांकन का बताया था अभी छोटे से। नहीं,
अभी समझना। आपने एक लाइन बोली थी। मूल्यांकन का मतलब है चेक करना। अब तुम अपनी क्लास में देखो, तुम्हारे काम को चेक कौन करता है, बच्चे या टीचर? टीचर। बस। तो मूल्यांकन हमेशा बड़ा छोटों का करता है। गुरु शिष्य का मूल्यांकन करता है, पिता पुत्र का मूल्यांकन करता है। इतना समझ पा रहे हो? दो चीजें हैं, एक मूल्यांकन, एक अवलोकन। अवलोकन कोई भी किसी का कर सकता है, वो देख पा रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तुम अपने माता पिता का मूल्यांकन नहीं कर सकते, उनका अवलोकन कर रहे हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में उनका व्यवहार कैसा होता है, और फिर वही व्यवहार हमारे अंदर भी आ जाता है। क्लियर है? इसको लिख लो तुम। मूल्यांकन। यस सर। मूल्यांकन कौन करता है? बड़ा छोटे का, या कह सकते हो गुरु लघु का। लघु मतलब शिष्य। और अवलोकन कोई भी किसी का भी, आपस में। अवलोकन कहाँ होता है? आपस में, परस्परता में। क्लियर है? और सम्मान का अर्थ है श्रेष्ठ के जैसा आचरण करना या श्रेष्ठ के जैसा बन जाना, तथा जो हमसे नेक्स्ट है उनकी जागृति में सहायता करना। ये सब बड़ों के प्रति तो सम्मान है ही, छोटों के प्रति सम्मान कब होगा? जब हम उनको अपने लेवल पर ले पाएंगे। क्लियर? श्याम, तुम क्या पूछना चाहते थे बेटा? यस सर। नो सर, मुझे पूछना कुछ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ से एक ही मूल्य बचता है। सर मुझे कुछ बताना है वैसे। बोलो। प्रिंसिपल सर का ट्रांसफर हो रहा है। क्या? हाँ, किसने बताया? खुद प्रिंसिपल सर ने आज। ऐसा क्यों? अब क्यों तो पता नहीं, सर ने असेंबली में बताया था कि अब ट्रांसफर हो रहा है उनका। ये तो मतलब स्कूल की चीज की है, एक बड़ा नुकसान होगा स्कूल के लिए। क्योंकि देखो, हमें तो कहीं ना कहीं जॉब करना है, लेकिन स्कूल ने जो माहौल सर ने जो बनाया था ना, वो माहौल आगे बना रहेगा या नहीं? क्योंकि जीवन विद्या के लिए तो सर ने एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे बनाया था, और जहां भी जाएंगे वहां माहौल तो बनेगा ही। चलो, मुझे तो इस बात को थोड़ा सा आज सही नहीं लगा। कुछ बात हुई है क्या स्कूल में कुछ? 2 मिनट रुक पता जाओ। नहीं सर अभी तो। बाकी जो एसएमसी के मेंबर्स है ना। 2 मिनट एक बार रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा। जो अगला और अंतिम मूल्य है, ये सारे मूल्य परस्परता में है, ध्यान रखना। सामाजिक मूल्य है, समाज में रहते हुए, परिवार में, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य। तो जब हम इन सभी मूल्यों का पालन करेंगे तो एक अच्छे समाज की हम परिकल्पना कर सकते हैं। अगला मूल्य है स्नेह। स्नेह का अर्थ ही है संबंध को देख पाना, संतुष्टि, प्रसन्नता, उत्सव में, उत्सव के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन और सानिध्य की निरंतरता। ध्यान देना किन शब्दों का यूज किया है। खुशी यानी प्रसन्नता, संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन, और हमेशा उत्सव में रहना, किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई पीड़ा ना होना, ये है स्नेह। ये कब होता है? जब मैं सामने वाले को, अपना संबंधी,
समझ लेता हूँ, संबंध स्थापित कर देता हूँ। यहाँ पर स्नेह के बारे में जो मुझे जब पहले शिविर में बताया गया था, तो विश्वास व सम्मान के बाद हमने जान लिया कि दूसरा मानव हमारा संबंधी है। अब हम उसके साथ खुश होकर सहयोग करेंगे। परस्परता में दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार कर पाना ही स्नेह है। अब यहां से थोड़ा सा ऊपर उठ पाते हैं। अब मेरा भाई मेरी बहन भूल जाओ। अब ये समझ में आ गया कि हर एक आदमी मानव ही है, वो भी सुखी होना चाहता है, वो भी खुश होना चाहता है। तो उसकी खुशी में हम सहायता करें, वो हमारी खुशी में सहायता करें, एक दूसरे के साथ हम मिलकर समाधान को प्राप्त करें, इससे समस्या का नाश होगा। अब ये जो तेरा मेरा और ये मेरे जो अपने की दीवार थी, ये दीवार टूटती हुई नजर आ रही। अब मित्र में भी मुझे भाई दिख रहा है, अब साथी और सहयोगी में भी मुझे मित्र और गुरु दिखाई दे रहा है। अब मैं समझ पा रहा हूं कि वो मेरे अभ्युदय में सहायक है, ये मैं देख पा रहा हूं। ये है स्नेह। सामने वाले को संबंधी ही समझना, संबंध की पहचान हो गई, उसको संबंधी मान लिया, ये स्नेह। और इसकी इसकी जो शिष्टता है, शिष्टता में कहां दिखाई देगा? वो दिखा गया निष्ठा में। वो क्या हो जाएगी? निष्ठावान हो जाएगा। जिसके प्रति मेरा विश्वास है, जिस पे मैंने सम्मान किया, अब उसमें मेरी निष्ठा आ जाएगी। मानवीयतापूर्ण विचार व्यवहार में निरंतरता। निष्ठा क्या है? जो मानवीयतापूर्ण विचार है उसमें निरंतरता आ जाएगी। जिसको मैंने अपना समझा उसके प्रति मैं अमानवीय व्यवहार तो करूंगा नहीं, मानवीय व्यवहार ही करूंगा। मानवीयता सहित व्यवस्था सहज वर्तमान। तो क्या होगा? इसमें मानवीयता व्यवस्था रहेगी, मानवीय व्यवस्था रहेगी, समाधान रहेगा। यह है समनिष्ठा। पहले क्या लिखा था? संबंध स्थापित होने के पश्चात हम दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे। निष्ठा किसमें? निर्वाह में। निर्वाह किस चीज का? जिम्मेदारियों का। अभी तक हम क्या कर रहे हैं जी? अभी आपने एक लाइन बोली मानवीय आचरण में, मतलब इसका आ जाना। मानवीय आचरण आ जाना यानी अब मैं उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करूंगा। अमानवीय व्यवहार कौन कौन से हैं? उसका शोषण करना, उसका उत्पीड़न करना, उसको दीनताहीनता से व्यवहार करना, ये अमानवीय है। जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो मानवीय व्यवहार हो जाएगा, वो मेरे भाई जैसा हो जाएगा, मेरा भाई ही हो जाएगा। ये भी समझ में आ जाएगा कि मित्र मित्र संबंध जो है भाई भाई संबंध जैसा ही है। तो उसके साथ मेरा जो व्यवहार हो मानवीय व्यवहार हो जाएगा। क्लियर? अभी हम क्या करते हैं? अभी मित्र किस लिए बना रहे हैं? उससे कोई जरूरत है। फिर मित्र क्या है? फिर मित्र मेरा भाई है, मेरी आवश्यकता है। उसके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को समझते हुए मैं उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करूंगा। संबंध को समझना और संबंधों का निर्वाह, ये कब होगा? स्नेह में। भाई हम बात कर रहे थे ना उसकी न्याय की, तो सारी बातें आ गई ना। संबंधों को समझना, स्नेह में संबंधों को समझा जा रहा है, और संबंधों को समझ के जो जिम्मेदारी है उनका निर्वाह किया जा रहा है, जो मूल्य है उन मूल्यों का निर्वाह किया जा रहा है। हो क्या रहा है? इससे परस्परता में आपस में हम दोनों को संतुष्टि मिल रही है। तो ये जो मूल्यों को समझा, संबंधों को समझा, ये न्याय के लिए ही समझा। सारा प्रॉब्लम है कहाँ? सारा प्रॉब्लम ये है कि संबंध समझ में ही नहीं आए। संबंध समझ में आ जाए, संबंधों में क्या अपेक्षा है वो अपेक्षाएं समझ में आ जाए, उन संबंधों में कौन कौन से मूल्य का निर्वाह होना है वो समझ में आ जाए, तो मूल्य का निर्वाह होने लगेगा। जब पता ही नहीं कि मूल्य क्या है, हीरे का, पत्थर का, पेड़ का, धातु का, मणि का, जानवर का, गाय का, भैंस का, इनका मूल्य पता कर दिया, मानव का मूल्य नहीं पता। तो मानव के मूल्य ये 18 मूल्य सारे मानव के मूल्य।
फिर जीवन के मूल्य है, मानव के मूल्य है, यही तो है। 18 तो ये और 8 वो, 18 और 8 कितने हो गए? 26। ये 26 मूल्य हैं। क्लियर हो पा रहा है बेटा यहां तक? तो आज हमने मूल्यों को किया। समय 28 हुए। ये आज हमने मूल्य किया, कल हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसको खत्म कर देते हैं अभी कसम। सभी संबंधों का निर्वाह ही व्यवस्था है। बाबा जी कहते हैं ना सार्वभौम व्यवस्था, यानी हर जगह एक जैसी व्यवस्था हो। अभी एक जैसी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? मूल्यों को समझे नहीं। व्यक्ति अलग अलग धर्म जाति पंथों में विभाजित है और सब अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, इसलिए भिन्नता पाई जाती है। व्यवस्था बन ही नहीं पाती। सार्वभौम व्यवस्था तो बनेगी नहीं। सार्वभौम व्यवस्था का मतलब है पूरी प्रकृति पे एक व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था। मानवीयता समझे नहीं, मूल्यों को समझे नहीं, और हम बटे हुए हैं अलग अलग जाति पंथ धर्मों में, तो एकता कहां से आएगी? तो वही बता रहे हैं कि सभी संबंधों का निर्वाह ही व्यवस्था है। अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, सहज प्रकाशन, भाषा, भाव, मुद्रा, अंगहार, प्रक्रिया सहित संप्रेषणा, स्टिक भाषा, अर्थ संगत, चित्रलेख रूप में स्वीकृति, संप्रेषणा, अभिव्यक्ति, संबंधों का निर्वाह, सहज प्रमाण, किशोरावस्था तक पहचान, संबंधन और 10 वर्ष के पश्चात समझ सहित निर्वाह। परस्परता में अपेक्षा क्या है? परस्परता में अपेक्षा और उसकी आवश्यकता। इसको बाबा जी समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इसको बिल्कुल शॉर्ट में लेते हैं, क्योंकि अगर हमने इसी को छेड़ दिया तो ये पूरा दिन खा जाएगा। आगे जैसे जैसे हमारी गति बनेगी उसके अनुसार आप समझते रहेंगे। तो ये है कि पहले सभी संबंधों का निर्वाह होना है। उन संबंधों की अभिव्यक्ति, जब निर्वाह होगा तो उनकी अभिव्यक्ति होगी। ये सारे जो मूल्य हैं ये शिष्टता में दिखाई देंगे। शिष्ट मूल्य जो है हमारे शिष्टाचार में आएंगे, उनकी अभिव्यक्ति होगी, संप्रेषण होगा, उनका प्रकाशन होगा। इससे क्या होगा? हमारी भाषा में परिवर्तन आएगा। समझ का सबसे बड़ा जो या ये कहें कि समझ दिखाई कैसे देगी? मैं समझ गया हूं, मैं मूल्यों को समझ गया, व्यवस्था की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, ये कैसे दिखाई देगा? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो इसके लिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले मेरी भाषा में सुधार आ जाए। ये जो समझ है, ये जो ज्ञान है, सबसे पहले भाषा को बदलता है। हमारी भाषा पोलाइट हो जाती है, नर्म हो जाती है। तो भाषा, भाव, मुद्रा, अंगहार, प्रक्रिया सहित संप्रेषणा। आदमी संप्रेषित होता है, आदमी के हाव भाव बदल जाते हैं। वो जो भाषा है वो उसको गोल मोल नहीं घुमाएगा, वो तर्क संगत और अर्थ संगत भाषा का प्रयोग करेगा। कई बार होता ना, लोग बातों को घुमाते रहते, वो नहीं, टू द पॉइंट वो बात करेगा। स्वीकृति, संप्रेरणा, अभिव्यक्ति। अभी क्या है? चित्र लेख रूप में स्वीकृत, संप्रेषणा, अभिव्यक्ति बराबर संबंधों का निर्वाह। ये क्या हो रहा है? अल्टीमेटली हम देखेंगे तो इसमें संबंधों का निर्वाह होगा। जैसे हमारे को मूल्यों की जानकारी होगी, उन मूल्यों की अभिव्यक्ति होगी, उनका प्रकाशन होगा, हमारी भाषा में दिखाई देगा, और इससे क्या होगा? संबंधों में मूल्यों का निर्वाह होगा। अब ये होना क्या है? किशोरावस्था तक पहचान, संबोधन और 10 वर्ष के पश्चात समझ सहित निर्वाह। तो 10 वर्ष तक तो बच्चा समझता है, समझ के अनुसरण अनुकरण कर रहा है, जैसा देख रहा है वैसा कर रहा है, जैसा सुन रहा है वैसा बोल रहा है। जब 10 वर्ष के बाद उसमें समझ आ जाएगी तो उसी समझ के आधार पर उसका संबोधन हो जाएगा। जब संबंधों को समझेगा, अभी हमने संबंधों पर बात की है, संबोधन की तरफ भी देखना है। अभी हम भाई को भी नाम लेके बोलते, ए अरुण, ए लक्ष्मी, ए स्नेहा, ए अंजलि, सुन। तो यहाँ पे संबंधों जब समझ आएगी तो सबसे बड़ा फर्क कहाँ पड़ेगा? संबोधन में। बेटा में बेटा जी आ जाएगा,
पिता में पिताजी आ जाएगा। भाई को नाम लेने की जगह हम भाई जी बोलेंगे, भैया जी बोलेंगे। मित्र को भी भैया जी बोलेंगे। टीचर को हम सर जी, श्रीमान जी बोलेंगे। ये जो जी लगने वाली चीज है ये साथ में हो जाएगी और उसको कोई करना नहीं पड़ेगा। जब सम्मान होगा ना, जब विश्वास और स्नेह होगा तो जी अपने आप निकलेगा। करने की जरूरत नहीं, इसमें कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं होती। किशोरावस्था तक पहचान, यानी जब तक वो किशोर है तब तक संबंधों की पहचान होगी। 10 वर्षों की आयु तक उनका वो समझेगा, उनको करके देखेगा, उनका अनुसरण अनुकरण करेगा। और फिर क्या है, परस्परता में अपेक्षा क्या है? अपेक्षा, आवश्यकता। जो हमारी आवश्यकता है वही अपेक्षा है। आवश्यकता और अपेक्षा एक ही चीज है। और परस्परता में क्या आवश्यकता है? जो हम आपस में व्यवहार करें उसमें अपेक्षा क्या है? उसमें अपेक्षा यही है कि संबंधों का निर्वाह हो। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये मूल्य है, इन मूल्यों को हम संबंधों के आधार पर समझते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसी के साथ आज हम पेज नंबर 23 का समापन करते हैं। कल संबंध निर्वाह मूल्य, अभी हमने देख लिया कि हमें संबंध भी पता लग गया, कौन कौन से सात संबंध है। 30 मूल्यों का भी हमें पता लग गया। 30 मूल्य कौन कौन से हमने लिख भी लिए, समझ भी लिए। अब किस संबंध में कौन से मूल्यों का निर्वाह होगा वो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कल जो हम क्लास लेंगे उसमें हम आधी क्लास में मूल्यों को समझने के लिए, जैसे बाबा जी का जो था अभी हाई लेवल वाला उसको समझा, अभी हमें संबंधों को किस रूप में समझना है, मूल्यों को किस रूप में समझना है। क्योंकि शुरुआत अगर हम करेंगे, जो ग्राफ होता है वो नीचे से ऊपर तक जाता है, जो समझ का ग्राफ भी है। पहले कम बातें समझी जाती है, फिर वही बातें बार बार रिपीट होने को और अच्छी समझ में आती है। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पे समझ गए, लेकिन फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए मैं तुम्हारे 15-20 मिनट इनको, जैसे एक माला में मोती पिरोते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 करके, ऐसे 1 बाय 1 किस प्रकार ये मूल्य आपस में कनेक्टेड है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो कल तक के लिए सबको गुड नाइट। बहुत बढ़िया, आपका जो त्योहार है अच्छा उम्मीद रहा होगा। लेकिन आज आपने एक जो श्याम ने गलत, तो नहीं, देखो शाम को सूचना भी लोग मुझे बताई है, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि हमारी करमवीर भाई से बहुत सारी अपेक्षाएं थी, बहुत सारी चीजें जो थी, जो हमारी वहां पर हल होती थी, जो सुविधाएं हमें करमवीर भाई के यहाँ प्राप्त होती थी, कि करमवीर भाई का स्कूल से ट्रांसफर हुआ, करमवीर भाई के व्यवहार में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, तो आगे जिस भी स्कूल में जाएगी वो सुविधाएं हमें मिलेगी ही। सबके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज के इस पठन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं। गुड नाइट।